अब मैं सदन पटल पर पक्ष के नेता को आमंत्रित करना चाहती हूँ और प्रत्येक वक्ता के लिए 5 मिनट की अवधि होगी। ठीक है, मेरे 1 2 3 की उल्टी गिनती के साथ आप स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 2 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम विषय में निहित शब्दों को हम समझाना चाहेंगे। सबसे पहले बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी क्या होते हैं? बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स लोग जो अपनी तर्क वितर्क के आधार पर ये निश्चित करते हैं कि जो समाज है वो एक सुचारू रूप से कैसे चल सकता है, और वो समाज में एक शासन मतलब यानी कि गवर्नेंस उसका ज्ञात रखते हैं कि वो एक मेंटेन रहे। दूसरी बात है स्थिरता, कि जो समाज में राजनीतिक स्थिरता है वो कैसे मेंटेन रह सकती है, इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं लैटरल एंट्री क्या होती है। लैटरल एंट्री का यहाँ आशय है कि जो सरकारी स्पेसिफिक जगह हैं वहां पर जो है कोई ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बिना किसी एक निश्चित प्रक्रिया के कर देना जिससे कि जो है सरकारी कामों में मदद हो सके, इसलिए जो है लैटरल एंट्री का कंसेप्ट आता है। अब ये कंसेप्ट कहाँ से डिराइव्ड होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट की जगह में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता सीमित कर दिया गया था, जो कि रास्ता था कि एग्जाम के थ्रू वहां पर हम पहुंच सकते हैं। लेकिन वही उसके ही विपरीत एक नया रास्ता बनाया गया जिसको एक नई एंट्री बोल रहे हैं, लैटरल एंट्री के तौर पे, जहां पर जो है उसकी अचीवमेंट या उसकी वो ये देख करके कि वह कितना सिद्ध व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसको लैटरल एंट्री में दिया जाएगा और उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में लाया जाएगा। अब इसकी एक और बात करना चाहते हैं कि इस लैटरल एंट्री में जो है किसी भी प्रकार का आरक्षण निहित नहीं है। इसका मतलब जो लैटरल एंट्री है वो आरक्षण पे डिफाइन नहीं हो रही है, वो एक रैंडम बेसिस पे डिफाइन हो रही है। इसका थर्ड पॉइंट देते हैं, जो ये लैटरल एंट्री का प्रोसेस है ये जो है इसके लिए कोई एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस निर्धारित नहीं है। मतलब इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि किस बेसिस पे कौन सा व्यक्ति जज करा जा रहा है कि जो उसके अंदर जो है उसकी अचीवमेंट है या जो उसकी क्वालिटीज हैं वो कैसी कितनी अच्छी हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि ये एडवाइजरी के दौर पे नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर एडवाइजरी के दौर पे नहीं आ रहे हैं, ना कि सलाहकार के दौर पे आ रहे हैं, ये प्रॉपर उनके ऑफिशियल के दौर पे आ रहे हैं, मतलब कार्यकारिणी उसके अंदर आ रहे हैं और पॉलिसी मेकिंग में भी ये पार्ट अपना इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्र, इसमें विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं जिससे जो व्यक्ति लैटरल एंट्री में लिया जा रहा है। यहाँ क्षेत्र सबसे पहले आता है प्राइवेट स्फीयर। प्राइवेट स्फीयर यानी कि जो प्राइवेट स्फीयर में एमएनसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे उठाए जा रहे हैं, या कि जो कि जो है गवर्नमेंट जहां पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम है वो वहां से लिए जा रहे हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिकल स्फीयर, जो कि हम कंपनीज और मीडिया पावर्स की बात करते हैं, जो जहां पर जो है जो मीडिया है वहां पर उनका डोमिनेंस है, या तो वहां पर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको वहां से मीडिया पावर से इकोनॉमिकली ले लिया जाएगा या उनको इकोनॉमिक नॉलेज होगी। तीसरी बात करते हैं कि सोशल पर्सपेक्टिव में उठा करके उनको लिया जाता है कि कैसे सामाजिक तौर पर उनका जो रेलेवेंस है वहां से उनको ले लिया जाएगा गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो कैबिनेट में लोग हैं वो तय करते हैं कि उसको कैसे लेना है। अब बात करते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्ट सेंट्रल वर्किंग में जा रहे हैं, सेंट्रल ऑफिशियल्स में जा रहे हैं। दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क में जा रहे हैं, मतलब ये पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि जो विषय क्या कह रहा है। विषय कह रहा है कि हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। अब विरोध करने के जो पैमाने थे वो मैंने आपको बताना चाहूंगा धीरे धीरे। पहला, जहां से ये व्यक्ति उठाए जा रहे हैं वो व्यक्ति कहां से उठाए जा रहे हैं? एक पॉलिटिकल स्फीयर से उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ एक प्राइवेट स्फीयर से उठाए जा रहे हैं। अब प्राइवेट स्फीयर का सेटअप समझते हैं। जो प्राइवेट वर्क यहाँ से होता है जिसको हम एक कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं, वो एक सेल्फ सीकिंग बिहेवियर से आता है। मतलब वहां पर एक प्रॉफिट ड्रिवन आइडिया होता है और जो प्रॉफिट ड्रिवन आइडिया उनके माइंड में निहित होता है और वहां से वो व्यक्ति उठाए जा रहे हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। इसका मतलब अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक से ज्यादा उनका व्यक्तिगत जो नीड्स होंगे उनको फुलफिल करना चाहेंगे। दूसरा, जो इकोनॉमिक फेयर्स की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक फेयर्स में हम जब बात करते हैं ऐसी कंपनीज से जिस कंपनीज में वो निहित है वहां से वो लिए जा रहे हैं, यानी कि एमएनसीज हो गई या कोई मीडिया पावर हाउस हो गए, वहां पर एक मनी पावर जो हो जाएगी वो एक सेंट्रलाइज्ड वे हो जाएगी। मतलब अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वहां पर एक करप्शन का स्कोप आ जाएगा कि जिससे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पर बोलना चाहें कि सरकारी में जो व्यक्ति है अगर उसको कोई फायदा चाहिए और उसको वो फायदा पैसे से मिल रहा है, तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बंदा होगा वो उस पैसे को देकर के अपनी पोजीशन में एस्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, ये पैमाना नहीं है जज करने का कि उनको कैसे अंदर लेना है। अब महोदय यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है सोशली। अब सबसे बड़ा यहाँ सोशली वाला जो पॉइंट है कि सामाजिक तौर पे कैसे जो है जो लैटरल एंट्री है वो एक तरीके से गलत साबित हो रही है, कि यहाँ इंटरसेक्शनैलिटी का पॉइंट आता है। यानी कि जो मोर अपॉर्चुनिटीज है, जिसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी या जो ज्यादा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है समाज में, या जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है वही आगे आ सकता है। तो वही आगे आ सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि
अगर जो इलीट पीपल हैं, जिनके पास जो है बचपन से ही लेके कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे आ जाएंगे। अगर वही जो दूसरा व्यक्ति है जो है दमन की वजह से या तो कास्ट या इलीट या इकोनॉमिकल इन दमनों के कारण पीछे हो गया है, तो वो आगे नहीं आ पाएगा, बल्कि जो उसका इंटेलेक्ट लेवल है वो उस लेवल को मैच कर लेगा जो लैटरल एंट्री के लिए उनको चाहिए। पर जो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शनैलिटी, जो एक इंटरसेक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है समाज के अंदर, उसकी वजह से जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो बढ़ जाएगा, और जो समाज का डिवीजन है, जो हमारा मेन स्टेबिलिटी का पॉइंट आ जाता है, वो यहाँ से आता है कि जो स्टेबिलिटी है यहीं पर खत्म हो जाएगी जब हम डिवीजन को बढ़ा दे रहे हैं, जब हम दोनों के बीच के गैप को बढ़ा दे रहे हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट ये आता है कि जो कैसे जो लैटरल एंट्री है इसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन नहीं, इसका मतलब एक चीज हमें ये बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज है, यहाँ पर अपर कास्ट का एक जो है ओवर देखा जाता है कि जो ये लोग जो है एक ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आपका समय समाप्त हो गया। जी, इसको पॉइंट को एंड करता हूँ, ज्यादा समय में पाए जाते हैं, तो इसी कारण जो है यहाँ पर एक साथ में मेल आ जाएगा तो करप्शन आ जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, मैं उपस्थित हूँ। मोशन दे यदि पैनल की अधिनायक महोदय की अनुमति मैं शुरू करूँ। अपनी टाइप प्रेफरेंस बता दीजिए। हर एक मिनट में। हर एक मिनट। हाँ जी। 3, 2, 1। हाँ, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रतिपक्ष डिबेट के बाहर को नहीं समझ पाया। डिबेट का बाहर लेटरल एंट्री एज ए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ना कि लेटरल एंट्री जो समाज में यदि किसी देश में प्रचलित है या हमारे भारत में जो प्रचलित है उसकी बात नहीं हो रही है। लेटरल एंट्री एज ए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरा प्रतिपक्ष जो बता करके जाता है इसमें एक वो बड़ी भूल करके जाता है। वो क्या जाता है, लेटरल एंट्री एज ए कॉन्सेप्ट में बिना कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और महोदय दूसरी ही उसमें इनके कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस ये था कि वो कहते हैं कि कितना सिद्ध व्यक्ति है इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज एक निश्चित प्रक्रिया है, और निश्चित प्रक्रिया में प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है कि वो कितना सिद्ध व्यक्ति है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज उसमें उसका एथिकल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। एथिकल बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो किसी प्रकार के ऐसे अनएथिकल चीजों में तल्लीन तो नहीं है, और तल्लीन तो नहीं है। उसके अलावा जो बेसिक कुछ क्राइटेरियाज होंगे वो मैच करने होंगे, वो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग हो सकते हैं। अब महोदय ये जो इनका एक अजम्पशन था कि आरक्षण नहीं होता है, महोदय पहली बात कि आप जब लेटरल एंट्री एज ए कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप उसमें ये अज्यूम करके नहीं चल सकते हैं कि यदि लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उसमें आरक्षण होगा नहीं ही होगा। दूसरी चीज, यदि एक पल के लिए मान ले कि आरक्षण नहीं भी देते हैं तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कॉर्पोरेट या फिर दूसरे जो गैर सरकारी संस्थान है वहां पर डाइवर्सिटी या रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि आप जितने भी डाइवर्सिफाइड गैर सरकारी संस्थान है, जो एनजीओ हैं या फिर कॉर्पोरेट्स हैं, हर तरह के उसको को लें और ऐसे संस्थानों को भी पे भी जाएं जहां पर दूसरी तरह से मिलते हैं। तीसरी चीज महोदय, इनके उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये बोल रहे, खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अपर कास्ट की हेजेमनी है। जब वहां पे आरक्षण है तो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अपर कास्ट की हेजेमनी कैसे हो गई? तो यानी कि यदि उनकी हेजेमनी तो किसी न किसी कारणवश रहेगी और उसको हटाने के लिए लेटरल एंट्री की आवश्यकता है। इसके बाद महोदय एक चीज और जो इनके कैरेक्टराइजेशन से मैं काटना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा रिसोर्स वाला आगे आ सकता है। बोलते जो ये जनरल इंडक्शन मेथड है उसको नहीं समझा जाता है। जनरली इंडक्शन मेथड में क्या कहते हैं कि एग्जाम के थ्रू किया जा रहा है। जो एग्जाम क्या है वो जो सिर्फ सामाजिक परिप्रेक्ष्य को कवर कर रहा है और जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। जो वो एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, और क्योंकि एग्जाम क्रैक करना अपने आप एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों 25,000 लोग अप्लाई करते हैं जिनमें से 1,000 लोगों का या फिर मतलब 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं जिनमें से 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, 2,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मतलब ऐसी स्थिति में जो सिर्फ उसमें टाइम दे पाता है, जो पुस्तकें खरीद पाता है, जो इतना सब कुछ कर पाता है, वही आ सकता है। लेकिन लेटरल एंट्री में क्या होता है मतलब लेटरल एंट्री में यदि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जो एक सिंपल पॉलिटेक्निशियन है तो वो भी महोदय अपने उसमें ज्यादा काम करने के बाद क्या बोलते हैं टीचिंग जैसी उसमें आ सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निशियंस होते हैं उसमें आ सकता है। तो मतलब जो इनका ये असम्पशन था यहाँ पे खंडित होता है। इसके बाद मतलब जनरल इसके बाद जो बीओपी मैंने बता दिया, विभिन्न क्षेत्रों के ये बता करके नहीं जाते किन विभिन्न क्षेत्रों की बात हो रही है। ये विभिन्न क्षेत्र जो सरकारी संस्थान है ऐसे हो सकते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे नीति आयोग जैसी संस्थान हो सकती है। तो मतलब इनमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है कि 1990 के बाद से एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, उसके बाद से प्राइवेटाइज इकोनॉमी हो गई। अच्छा, सरकारी संस्थान भले ही आइसोलेशन में सरकारी संस्थान भले ही अलग से काम करते हो, लेकिन उनको क्या करना है, उनको मार्केट से इंटरेक्ट करना है, मार्केट से डील करना है, और साथ ही साथ जैसे और मार्केट अपने जो यदि वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मार्केट रेडी बनाना है। पॉलिसी मेकर्स को अपनी एक मार्केट रेडी पॉलिसी बनानी है, और साथ ही साथ जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अपने बच्चों को मार्केट रेडी बनाना है। अब मतलब हम आर्गुमेंट्स पे आते हैं कि हमारे कोर आर्गुमेंट्स क्या है कि
जो सरकारी संस्थान है उनमें मतलब लोगों का सामाजिक ज्ञान के अनुरूप से ले तो लेते हैं, पर उनमें मतलब फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मतलब उस फील्ड एक्सपीरियंस की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है या कोई पॉलिसी मेकर है, वो फूड चेन रिलेटेड पॉलिसी बनाना चाह रहा है, तो उसको उसके फील्ड एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके फील्ड एक्सपीरियंस की जरूरत उसको कहां से मिलेगी? तब हम ऐसे कॉर्पोरेट या गैर सरकारी संस्थानों से ऐसे लोगों को लेंगे। जैसे मान लीजिए जोमेटो जैसे स्टार्टअप है, वहां से एक ऐसे व्यक्ति को लेके जो उस फूड चेन के सिस्टम में उसका एक्सपीरियंस, और वहां से लेने के बाद वो अपना जो कॉर्पोरेट में रहकर के जो मार्केट की जो समझ है उसको यहाँ पे वैल्यूज का ऐड कर पाएगा। जैसे महोदय मान लीजिए कि हम प्रोफेसरशिप की बात करते हैं, प्रोफेसरशिप में हम बात करते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगी महोदय? जब उस आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग यहाँ पर पे आ पाएंगे। वो लोग किस प्रकार से आएंगे महोदय? कि जब वो आप लेटरल एंट्री करेंगे, नहीं तो वो एग्जाम के माध्यम से नहीं आ सकते हैं। इसके बाद महोदय ये कहते हैं कि सिर्फ कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से जो है इंस्टीट्यूशन चलने लग जाएंगे। महोदय ये भी अपने आप में भ्रम है। क्यों? क्योंकि मतलब लेटरल एंट्री में ऐसा नहीं है आप सारे लोगों को यहाँ पे इंडक्ट कर दे रहे हैं, सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं। मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी अभी भी जो है उसी एग्जाम के थ्रू आ रही है। कुछ लोग जो है उसके माध्यम से, तो मेजर वो अपने इनपुट्स उसमें ऐड करेंगे, वो उसमें अपनी वैल्यूज ऐड करेंगे, पर जो संस्थान है वो अभी पहले की तरह से ही चलती रहेगी, एक मोर एफिशिएंट वे से। इसके बाद अलावा महोदय वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि हमने जैसे बताया कि महोदय एक्सपीरियंस की कमी है। जो लोग नॉर्मल मेथड से इंडक्शन होकर के आ रहे हैं, तो लेटरल एंट्री से जो इंडक्ट होकर के आएंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। फिर उसके बाद महोदय जो इनका एक जो दो मेन असम्पशन थे, आरक्षण की बात हमने की, जो दूसरा इनका है कि जो एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से चल पाएगा। और ये करप्शन की बात करते हैं, तो करप्शन अपने आप में क्या है? करप्शन तो मतलब अभी आप सारे जो आप जनरल इंडक्शन से इंडक्ट करते हैं, उसके बाद जो करप्शन क्यों है? करप्शन इस वजह से क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर है। इंस्टीट्यूशन में उस तरह का क्या बोलते हैं सुदृढ़ संरचना नहीं है। आपको अपने जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपको अपने क्या बोलते हैं, आपको जुडिशरी और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो करप्शन वही हो जाएगा, उसका लेटरल एंट्री से या उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, 3-2-1 साहब मेरा समय शुरू करिएगा। 3-2-1 सदन के दिमाग साधा नमन, विषय के पुरस्कार तरीके से पक्ष में। सबसे पहली बात महोदय, हमारे प्रतिपक्ष बार बार बात करके जाता है हम इनको इंडक्ट कर देंगे, हम एक्सपीरियंस बंदों को इंडक्ट करेंगे, परंतु प्रश्न ये उठता है कि इंडक्ट कर कौन रहा है? सवाल ये उठता है इंडक्ट कौन कर रहा है? जो सत्ता में बैठा है, सत्ताधारी है, जो गवर्नमेंट है, वो इंडक्ट कर रहा है। उसपे जिसपे पावर कंसंट्रेटेड है वो इंडक्ट कर रहा है। महोदय इस पॉइंट से कि इंडक्ट करने वाला सत्ताधारी है, जिससे मेरे नेता के सारे बार एस्टैब्लिश होते हैं। कैसे एस्टैब्लिश होते हैं? कि भाई व्यक्ति जो सत्ताधारी वो इंडक्ट करेगा। पहली बात, वो जो एमएनसीज उसको फेवर कर रही है, जो कंपनीज उसको फेवर कर रही है, वो उनको लेटरल एंट्री दिलाएगा कि एक ऑफिशियल पोस्ट दिलवाए, पॉलिसी मेकिंग पोस्ट दिलवाए महोदय। उसके उपरांत महोदय जो इनके करीबी इंटरसेक्शनलिटी वाला जो सिद्धांत मेरे नेता लाए, वो और सुदृढ़ होगा कि वो अपने इंटरसेक्शनलिटी के लोगों को, अपने क्लास, अपने कास्ट के लोगों को और बढ़ेगी। दूसरी बात महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष का एक कॉन्ट्रडिक्शन गिनाना चाहूंगा। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हमारे प्रतिपक्ष चाहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट माइंडसेट नहीं आएगा। कैपिटलिस्ट माइंडसेट इसलिए नहीं आएगा कि हम कुछ ही लोग को भरेंगे, परंतु इसके 2 वाक्य पहले इन्होंने ही बोला था कि भाई हम इन लोग को क्यों भर रहे हैं? कि भाई मार्केट रेटिंग बनाया जाए, इनको मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए, अर्थात पॉलिसी मेकिंग पोजीशन ये लोग भी दे रहे हैं। और यदि आप पॉलिसी मेकिंग पोजीशन दे रहे हैं, अर्थात आप उनको टॉप ऑफ द फूड चेन रख रहे हो, टॉप ऑफ द फूड चेन रख रहे हो, अर्थात वो सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर होंगे। इससे जाहिर सी बात है, इससे एक माइंडसेट चेंज आएगा। और माइंडसेट चेंज कैसा आएगा? सेल्फ सीकिंग माइंडसेट आएगा। परंतु एक सरकारी अफसर का, एक सरकारी ऑफिशियल का क्या उद्देश्य रहता है? कि आपको समाज सेवा करनी है, आपको देश की सेवा करनी है। वो दूसरा पॉइंट महोदय, अगला पॉइंट महोदय कि देखिए, सबसे पहली बात, हमारे प्रतिपक्ष इस स्कोप को बिल्कुल भूल गया है कि अगर आप पॉलिसी मेकिंग में एक प्राइवेट स्फीयर के बंदे को डालते हो, तो उसका जो प्रीवियस मेंटालिटी है, समय अगर पॉज हो सकता है तो अगर अनुमति है, क्षमा चाहूंगा। हाँ जी, 3-2-1। देखिए, सबसे पहली बात, उसका सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड नहीं बदलेगा, और उसका जो पुराना इतिहास था, जो पुराना एक्सपीरियंस था, अर्थात जो प्राइवेट स्फीयर में, जो कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस था, वो उस कंपनी को नहीं भूलेगा, उस लॉयल्टी को नहीं छोड़ेगा। तो जब उसको आप पॉलिसी मेकिंग में डालिएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने सेक्टर के फेवर करने के लिए पॉलिसीज बनाएगा, अपने कंपनीज को फेवर करने के लिए पॉलिसीज बनाएगा और अपना फायदा देखेगा। तीसरा पॉइंट महोदय, हमारा प्रतिपक्ष कह जाता है कि भाई हमारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ऊपर है, हमारे लिए फील्ड एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है, और क्योंकि अब वर्तमान में एलपीजी आ गया है, तो हमको मार्केट रेडी करना है हर चीज को। महोदय, जब नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का उद्देश्य ही यही था कि जो वर्तमान में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद प्लानिंग कमीशन जो विफल हो गई है, हम उसकी जगह एक मॉडर्निस्ट आउटलुक का संगठन बनाए। परंतु नीति आयोग में लेटरल एंट्री इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि जो तमाम मेरे नेता स्कोप ऑफ करप्शन और स्कोप ऑफ बायसनेस बता के गए। इस कारण जब हम इसकी एक बैलेंस बनाते हैं, तो इसके कॉन्स ज्यादा निकलते हैं, प्रोस कम निकलते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान समय में सिर्फ
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सिर्फ कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योर्स को बुलाना ही एकमात्र साधन नहीं है मार्केट ओरिएंटेड बनाने का, परंतु हम ऐसे एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, हम ऐसे एग्जामिनेशन करा सकते हैं फॉर स्पेशलिस्ट पोजीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, कि आप जिससे स्पेशलिस्ट एग्जाम बनाइए, जिससे आप लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें जो तमाम स्कोप ऑफ करप्शन है वो कम होगा। दूसरी चीज, 2 पॉइंट इनके और अहम रह जाते हैं। एक है कि नो रिजर्वेशन की बात, इन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन इसमें भी दे सकते हो। कैसे दोगे? यदि आपका पैमाना है कि भाई हम स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, स्पेशलिस्ट किस आधार पे स्पेशलिस्ट बन रहा है ये सत्ताधारी चुन रही है, इसमें कोई निहित पैमाना नहीं है कि उसमें से 20% स्पेशलिस्ट SC ST होंगे। सत्ताधारी ये भी कह सकते हैं कि भाई हमको इस वर्ग के या इस कास्ट के हमको स्पेशलिस्ट नहीं मिले। तो इसमें रिजर्वेशन का कोई, अगर चुनने में कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना नहीं है तो रिजर्वेशन का क्या ऑब्जेक्टिव पैमाना रहेगा और किस बेसिस से आप रिजर्वेशन देंगे? दूसरी बात महोदय, हमारे प्रतिपक्ष जो कह के जाता है बार बार कि क्या तो दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट महोदय, हमारे प्रतिपक्ष कह के जाता है कि यार करप्शन हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? करप्शन इसलिए हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस हमारे कमजोर है। महोदय, इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है करप्शन होने में, परंतु जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी क्या है, जो हमको एक कॉलोनियल इनहेरिटेंस मिला है, एक हमको कॉलोनियल विरासत मिली है हमारे अधिकारियों को, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि हम अपने भोग के लिए सरकारी नौकरी में आए, ना कि जन सेवा करने के लिए। हम सरकारी नौकर नहीं परंतु हम सरकारी अफसर हैं। ये मेंटालिटी कारण करप्शन का स्कोप बढ़ा है। और यदि हम लेटरल एंट्री से प्राइवेट स्फीयर के लोग को बुलाएंगे तो ये जो सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड है ये कम होने के बजाय और ब्रॉडन होगा। महोदय, जो सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड है, जो कि हम अपने फायदे के लिए सरकारी नौकरी आए, हम भोग करने के लिए आए, हम 1.5 लाख की कोचिंग करके 1.5 लाख कवर करने के लिए आए हैं सरकारी नौकरी में, वो एटीट्यूड और बढ़ेगा। उसके उपरांत महोदय, फील्ड एक्सपीरियंस की बात मैं खारिज करता हूँ कि भाई सिर्फ यही एक माध्यम नहीं है कि आप लेटरल एंट्री से ही सिर्फ कर रहे हो, आप इसके ओरिएंटेड, फील्ड एक्सपीरियंस ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन बना सकते हो। जैसा कि HJS जो हायर जुडिशियल सर्विसेज में होता है कि 15 साल की जिसकी वकालत की एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति जाके कर सकता है। उसके उपरांत महोदय हमारे प्रतिपक्ष से 4 पैमाने गिराया गया कि एक्सपीरियंस, एथिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हम ये जो चेक करेंगे लेटरल एंट्री देने से पहले। महोदय, अंततः निर्धारित कौन कर रहा है कि कौन इन पैमानों खड़ा हो रहा है? निर्धारित कर रहा है सत्ताधारी महोदय। और यदि सत्ताधारी कर रहा है तो हमारे जो 3 पॉइंट थे कि भाई कैसे एक सोशल इन्फ्लुएंस आएगा, एक इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस आएगा, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा, वो तीनों पॉइंट स्टैंड करते हैं। जब तक अंतर्निहित अधिकार लेटर एंट्री किसको दिया जा रहा है? सरकार को दिया जा रहा है। महोदय, इसमें मैंने बात ये सिद्ध की कि कैसे रिजर्वेशन का सिद्धांत इससे आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैमाना नहीं। वार्डे को विराम देते हुए धन्यवाद। तरीके से विपक्ष ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता है कि मेरे प्रतिपक्ष का जो पूरा बर्डन था वो 3 चीजों के ऊपर हमारे बर्डन को, हमारे मॉडल को काउंटर करते हुए आ रहा है। पहला उनका यह था कि हमारे मॉडल के अंदर एक करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा रिजर्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, और तीसरा कि जो सरकार अपने आप में, वो सरकार अपने आप में क्योंकि सत्ताधारी पक्ष अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड है तो वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिससे उसकी सत्ता प्रिजर्व रहे। देखिए महोदय, सबसे पहली बात यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उस सत्ता को सिलेक्ट कौन कर रहा है? अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उस सत्ता को इलेक्ट करने वाले लोग कौन है? वही लोग हैं जो लोग उसको बैक कर रहे हैं, अर्थात जिन लोगों की सरकार है, जो हम डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, वही लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज महोदय, यहाँ पर क्या कर जा रहे हैं कि रिजर्वेशन अपने आप में खत्म हो जाएगी। समझने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये सत्ताधारी लोग अगर इनको ले रहे हैं और इस सत्ताधारी लोगों का जो चुनने का प्रक्रिया उसके अंदर भी एक रिजर्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, जो कि 1/3 हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन जब अपने वहां पे भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्यों नहीं ये देखने को चाहेंगे कि जो लोग उनके कम्युनिटी से आ रहे हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के, वो भी लोग स्किलफुल लोग वहां पर आए इस लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो महोदय, जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है वो अपने आप में इनका एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने एक पॉजिटिव पक्ष को पूरी तरीके से नकार ही दिया। महोदय, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात महोदय, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मेरा प्रतिपक्ष यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन कर गया है। वो क्या कर रहा है कि इनको हमें ऐसे एग्जाम्स को लाने की आवश्यकता है, जैसे जुडिशियल एग्जाम्स की बात करें, जिसके अंदर एक 15 साल का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया अपने आप में एग्जिस्ट करता है। तो महोदय, लेटरल एंट्री के अंदर क्या बात हो रही है? लेटरल एंट्री के अंदर मेरे नेता बता कर रहे हैं कि एज एक्सपीरियंस को इंक्लूड करने की बात हो रही है, कि एज एक्सपीरियंस वो अपने आप में एक मापदंड रहेगा। उस एक एज एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत कम लोग चुने जाएंगे जिनको अपनी फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात महोदय, मेरे प्रतिपक्ष जो मेरे नेता है वो अपने आप में एक एज लिमिट की बात और करके गए थे कि कहीं ना कहीं एज लिमिट की वजह से और एज लिमिट की वजह से जो ऐसे लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं जिन्होंने फील्ड एक्सपीरियंस गेन किया, ये बाद में उन एग्जाम्स के थ्रू आ नहीं पाते हैं इन सारे फील्ड के अंदर। तो महोदय, अगर हम लेटरल एंट्री को इंक्लूड करेंगे तो जो जेन्युइनली इक्विप्ड लोग हैं, जेन्युइनली वेल स्किल्ड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आएंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जो कि ना केवल सरकार के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि जो जनरल इंडक्शन के थ्रू पहले फ्रेशर्स रिक्रूट हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मदद देखने को मिलेगी। महोदय, तो महोदय यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो मेरे प्रतिपक्ष का एक पॉइंट था कि सबसे पहला पॉइंट तो यही था इनका मेजर कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इंक्लूड करेंगे जो फायदेमंद देंगे, वो अपने आप में निरस्त तो नजर आ रहे हैं, जो कि कहते हैं कि उसकी वजह से रिजर्वेशन रुक जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर, उस सत्ताधारी पक्ष के अंदर अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। महोदय, अब महोदय इसके अंदर यदि हम आगे बढ़ते हुए देखें तो मेरे पक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड अपने आप में आएगा, जिसको कह रहे हैं कि करप्शन एग्जिस्ट करता होगा। सर प्रथम महोदय, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस करके जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस और ड्रॉ करना पड़ेगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो करप्शन है वो
अपने आप में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन के अंदर। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं अपने आप में, तो उनका वो सेल्फ सीकिंग माइंडसेट कैसे यहाँ पर आएगा, इसका उत्तर मेरे प्रतिपक्ष की तरफ से वेगली नहीं आ पाता है महोदय। अब महोदय यदि हम इसके अंदर और आगे जाकर देखें तो मेरे प्रतिपक्ष बोल रहा है कि नीति आयोग ने क्योंकि स्कोप ऑफ, यही अगेन जो ये बोल रहे थे कि नीति आयोग के अंदर स्कोप ऑफ करप्शन का डर था, इस वजह से उन्होंने इस लेटरल एंट्री को इंक्लूड नहीं किया। तो महोदय अपने आप में अगर आप प्रैक्टिकलिटी में अब आके देखें 5 साल 10 साल बाद आके देखें नीति आयोग के बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर जो वो करप्शन के मामले में कम करप्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर भी ये लेटरल एंट्री यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आ रही है। तीसरी बात महोदय मेरे प्रतिपक्ष बोल रहा है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो हायरार्की है, उस जो हायरार्की है उसके अंदर जो नए लोग लेटरल एंट्री से आएंगे ये उसके ऊपर बैठ जाएंगे और कहीं ना कहीं सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे। महोदय यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता है कि अगर आप नंबर्स के हिसाब से भी कंपेयर करें, जो मेरे नेता ड्रॉ करके गए थे यहाँ पर कि 1000 लोग जो है उदाहरण वो देके गए थे कि 1000 लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं जो अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और एक्सपीरियंस से वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो 5 लोग हैं, 1000 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो 1000 लोग जो होंगे उनके पास यहाँ पर मेन सत्ता रह रही है जो कि डिफाइन करने वाली हो रही है। तो वो 5 लोग कैसे इन 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, इसका भी यहाँ पर मेरे पक्ष की तरफ से कोई काउंटर नहीं आ पाता है। अब महोदय यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगेन यहाँ पर एक और हमें चीज समझनी पड़ेगी कि जो जिसकी बात मैंने अपनी स्पीच के बिगिनिंग में करी थी कि जिस सत्ताधारी पक्ष की हम बात कर रहे हैं, उस सत्ताधारी पक्ष के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप में क्योंकि ऐसा माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, वो अपने आप में ऐसा माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं जो कि लोगों के काम करने के लिए, क्योंकि उनको चुना किसने, उनको चुना लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो इनडायरेक्टली इसके अंदर आ रही है, जो कि हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जो कि हम एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो हम फिलॉसफी को एक देखते हैं कि लोग ही खुद ही चयन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। लोगों ने पहले किसी सर्टेन लोगों को चयनित किया और वो लोग फर्दर डिसाइड कर रहे हैं कि पावर के अंदर और लोग कौन आएंगे। तो वो चीज यहाँ पर भी एग्जिस्ट हो रही है लेटर एंट्री के केस के अंदर महोदय। अब महोदय यहाँ पर हम एक और चीज देखें जो कि मेरे प्रतिपक्ष सिरे से नकार कर गया है कि यहाँ पर जो फील्ड रिलेटेड और प्रैक्टिकलिटी की बात मेरे साथी वक्ता बताकर गए थे, उस फील्ड एक्सपीरियंस की बात को मेरे प्रतिपक्ष काउंटर करके नहीं गए। वो कह के जा रहे हैं कि फील्ड एक्सपीरियंस अपने आप में जरूरी है, परंतु वो फील्ड एक्सपीरियंस कैसे ही अपने मॉडल के अंदर लाएंगे, इसका भी यहाँ पर कोई उत्तर नहीं आने को मिल रहा है। कैसे वो जो जनरल फ्रेशर्स है वो अपनी चीज को कैसे उस फील्ड एक्सपीरियंस को पहली बारी में स्टार्टिंग से गेन करके चलेंगे, इसका भी उत्तर मेरे प्रतिपक्ष के मॉडल में नहीं देखने को मिलता है। अब महोदय यदि हम इसके अंदर और आगे जाकर देखें तो जिस चीज की बात मेरे नेता भी कर गए थे कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो अपने आप में कैसे कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और कैसे जो आज के वाद विवाद का जो बर्डन ऑफ प्रूफ था दोनों ही पक्षों के लिए कि लेटरल एंट्री का आइडिया मात्र कैसे, अगर हम आइडिया के ऊपर अगर बात करेंगे तो वो आइडिया कैसे बुद्धिजीवियों के सदन के अंदर पूरी देश की ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर मेरे विपक्ष यहाँ पर बात करके नहीं जा पा रहा है। वो सिर्फ फ्लॉज गिनवा कर जा रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव साइड यहाँ पर एक ऐड होते हुए नजर आ रही है, उसके ऊपर मेरे प्रतिपक्ष ने कोई भी दृष्टि नहीं डाली है महोदय। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।